अगर वो स्टेप आप याद रखते हैं तो 100% आपको थ्योरम याद हो जाएगा। नहीं तो अक्सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अक्सर वो स्टेप की जगह ही भूल जाता है बेटा। आपको वहाँ बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा और वो स्टेप को याद रखना पड़ेगा, तब जाके इस थ्योरम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसके बाद अब यहाँ से देखें, देखो ध्यान से कि ऊपर में जो एसी एसी है, एसी का जमाना भी चल गया भाई, इसको खत्म करो। ये एसी एसी समाप्त हो गया, तो क्या बचा? बच गया आपको 1/FC और बराबर हो गया 1/EC। और जैसा कि इस जय हिंद, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का जो है एक्सरसाइज 6.1 समाप्त करके और थ्योरम का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से इसमें हम लोग थ्योरम 6.2 का अध्ययन करेंगे। और 6.1 जिसको कि थेल्स प्रमेय बोले थे, वो हम इसके पीछे वाले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम डिस्कस किए हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं उस वीडियो को। और इसमें जो है थ्योरम 6.2 जो कि थेल्स प्रमेय के विलोम है यानी उसी का उल्टा है, उसका अध्ययन करेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम थ्योरम अर्थात 6.2 को। तो इस थ्योरम को जो है हम 2 विधि से प्रूव्ड करेंगे। आपको जो विधि अच्छा लगे, जो विधि उचित लगे, उस विधि को आप याद कर सकते हैं। कोई भी विधि से आप बना सकते हैं, एग्जाम में नंबर आपको फुल मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, नियम जो होता है बनाने का जो तरीका है, वो तरीका ज़रूर अपनाना। हम पिछले वीडियो में बताए हैं तरीका क्या करना है। जब भी सिद्ध करने वाला आए तो पहले आपको हल लिखना है और उस फिगर के उसके बारे में लिखना है कि आपको क्या करना है। उसके बाद फिगर बना के फिर रचना लिखना है, अगर कुछ रचना आ रहा है। उसके बाद फिर प्रूव्ड करना है, यानी प्रूफ लिखना है, लास्ट में प्रूव्ड होगा। ये प्रोसेस था बनाने का। तो इसमें 2 विधि से इसलिए बनाएंगे कि एक विधि हम अपनाएंगे जस्ट थेल्स प्रमेय जैसे जैसे सिद्ध किए हूबहू उसी का हम उपयोग करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको थेल्स प्रमेय याद है तो फिर ये भी याद हो जाएगा। इसलिए हम वो विधि अपनाएंगे। एक विधि आपको जो NCERT में दिया गया है उस विधि से हम इसको प्रूव्ड करेंगे। तो दोनों विधि से करके दिखाएंगे, जो विधि आपको उचित लगे उसको आप याद कर सकते हैं। तो पहला हम अपनाएंगे थेल्स प्रमेय को जैसे सिद्ध किए उस तरीका से। तो देखिए, तो इसके ये जो थ्योरम है थेल्स प्रमेय का विलोम है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि कोई भी त्रिभुज हो, आपको ऊपर में मिल जाएगा थ्योरम, आप रीड कर सकते हैं। इसमें कहा गया कोई भी त्रिभुज में अगर एक रेखा खींची जाए जो 2 भुजा को प्रतिच्छेद करे या काटे, और इस प्रकार काटे कि उसका जो है ना ये इस अनुपात में होना चाहिए। मतलब आप फिगर के अनुसार समझिए, करे ये एक त्रिभुज होगी आपको, इसमें हम एक रेखा खींचे हैं और ये रेखा जो है आपको ये 2 भुजा को काट रहा है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, और इस प्रकार काट रहा है कि AD/DB बराबर है AE/EC। और ये चीज़ हम थेल्स प्रमेय में सिद्ध किए थे। अब की बार पहले ये आपको ये दे दिया कि AD/DB बराबर AE/EC, ये आपको दिया है। तो कह रहे कि तब जाके जो है ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो थेल्स का विलोम है। उसमें कहा गया था थेल्स में कि अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींची जाए जो शेष अन्य भुजा को 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, तो वो जो है ना इस अनुपात में होता है। ये थेल्स प्रमेय था। अब की बार पहले ये कह दिया इस अनुपात में काट रहा है, तो ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर होगा। तो देखिए सेम फिगर बनाया है, थेल्स प्रमेय के हूबहू फिगर है, रचना भी आपको हूबहू मिल जाएगा। बस यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किए हैं। उसमें आप पहले दिया था ये चीज़ समांतर और ये हम सिद्ध करके दिखाए थे। अब की बार आपको ये पहले दिया है और ये हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये समांतर होता है। तो एक बार रीड करते फटाफट लिख लिए कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। फिर करें जिसमें DE रेखा भुजा AB और AC को इस प्रकार काटती है। ये जो DE देख रहे हैं ये कह रहे भुजा AB और AC को इस प्रकार काटती है कि AD/DB बराबर है AE/AC। तो हमको सिद्ध करना है BC समांतर DE, अर्थात ये दोनों समांतर है ये। तो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुआ, रचना हूबहू है, फिगर हुआ है, इसलिए आपको याद करने में आसानी होगा। तो चलिए करते हैं कैसे होगा ये दोनों समांतर। तो यहाँ से आप प्रूफ लिखना है और प्रूफ लिख के इसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्रूफ का मतलब होता है प्रमाण। तो
इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि थेल्स प्रमेय में हम बहुत धीरे धीरे इस चीज़ को समझाए हैं कि कैसे कैसे हुआ है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट करेंगे। तो वहाँ जो हम लिए थे ADE का क्षेत्रफल लिए थे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कोई भी त्रिभुज हो उसका नॉर्मल फॉर्मूला आता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये किसी भी त्रिभुज के लिए फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो हम अप्लाई किए थे 1/2 गुना आधार लिए थे AD आधार लिए थे, तो इसका संगत भुजा जो है संगत भुजा नहीं, संगत लंब जो है आपका ये EN हो जाएगा। तो यहाँ आधार हो गया आपका AD और ऊंचाई हो गया EN। उसी तरह फिर हम निकाले थे त्रिभुज किसका, इसका निकाले थे, यानी BDE का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल इसका निकाले थे, और इसका भी फॉर्मूला के अनुसार 1/2 आधार लिए थे हम, ये BD आधार लिए थे BD और गुना इसका संगत ऊंचाई जो है ये EN होगा। और ये कैसे होगा हम इसके पीछे वाले वीडियो में अच्छा से समझा दिए हैं। तो इसका संगत ऊंचाई आपका EN होगा, तो यहाँ ले लेंगे EN। फिर हम क्या किए थे, ये दोनों का बटे किए थे, अनुपात किए थे। तो यहाँ से जो है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल है तो ये ऊपर वाला है 1/2 गुना AD गुना EN, और बटे हो जाएगा आपका नीचे वाला 1/2 गुना BD गुना में EN। यहाँ से वहाँ काटे थे हम EN क्या होगा, ये EN आपका कट गया, उसके बाद 1/2 यहाँ से भी कैंसिल हो गया। तो आपका जो यहाँ बन रहा है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, और ये आपका हो जाएगा AD बटे में BD, और इसको हम माने थे समीकरण 1। हूबहू लेके चल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए कि कैसे कैसे हो रहा है। फिर इसके बाद देखते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो समीकरण 1 को यहाँ हम दोबारा लिख लिए हैं, फिर से इसके बाद हम आगे बढ़ा रहे हैं। थेल्स प्रमेय को अगर आप याद कर लिए हैं तो हूबहू उसी के अनुसार चल रहे हैं, तो हम समीकरण 2 तक तो सेम प्रोसेस से चलेंगे। अब समीकरण 2 प्राप्त करने के लिए फिर हम चले थे इस त्रिभुज में और ये वाला त्रिभुज में। तो फटाफट लिखते हैं ये दोनों को। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुना, लेकिन अब की बार आधार जो लेंगे, आधार अब की बार हम लेंगे AE, ये वाला आधार लेंगे AE। तो आधार हो गया आपका AE, और इसका संगत ऊंचाई यानी AE का संगत ऊंचाई आपका ये बनेगा DM, तो ये हो गया DM। फिर उसके बाद जो है फिर इस इधर वाला त्रिभुज हम ले लिए थे ये DEC का क्षेत्रफल, या फिर CED बोलो या ECD जो बोलना है, तो DEC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो 1/2 गुना आधार आपका, इस त्रिभुज में आधार लेंगे हम ये CE, तो CE आधार लेंगे तो CE गुना में इसका संगत ऊंचाई आपका DM होगा, और ये सब हम पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं। ये हो गया DM। फिर इसका अनुपात निकाले थे, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, और अनुपात कर रहे हैं तो ये ऊपर आएगा 1/2 गुना AE गुना में DM बटे 1/2 गुना CE गुना में DM। अब CE है तो इसको EC भी लिख सकते हैं, चलो EC ही कर देते हैं, EC, क्योंकि प्रूफ्ड में जो दिया है पहले से वो EC दिया है प्रूफ में, तो EC। तो EC यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 1/2 DM समाप्त हो गया। तो जो बचा है, बचा क्या है, बच गया आपका त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, और बराबर यहाँ से बच गया आपका EC
गुना में EC नहीं, EC और बटे AE और बटे में हो गया आपका EC। यहाँ से आपका ये बचा और इसको माने थे समीकरण 2। लेकिन अगर बात किया जाए वहाँ पहले जो आपको दिया है वो क्या दिया है, तो लेकिन दिया है, क्या दिया है, पहले से आपको दे दिया जो कि हम लैंग्वेज लिखे थे माना की, तो उसमें आप देख सकते हैं पहले से आपको दे दिया है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे में EC। ये चीज़ आपको पहले से दिया है। तो आप देखिए ध्यान से, इसको अगर हम थोड़ा देर के लिए समीकरण 3 मान लें तो ये आपको पहले से दिया है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो आप इसमें देख सकते हैं AD बटे DB और AE बटे EC ये बराबर है, ये आपको पहले से दिया है। जब कोई भी दो समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर हो तो उसका दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो AD बटे DB बराबर है AE बटे EC, ये आपको पहले से दिया है। तो जब इसका दायां पक्ष बराबर है तो ये दोनों आपका बायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम करेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। जब 1, 2, 3 से चलेंगे तो आपका हो जाएगा ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और ये बराबर हो जाएगा इसका, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटे हो जाएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1, 2 और 3 से। फिर से देखिए समीकरण 1, 2 में ये है, समीकरण 3 में कह रहा है कि ये वाला और ये वाला बराबर है। जब इधर वाला दोनों हिस्सा बराबर हो गया दायां पक्ष, तो दोनों का बायां पक्ष क्या होगा, बराबर। तो हम लिख दिए ये वाला हिस्सा अब बराबर आ गया इसका। अगर ये दोनों में देखा जाए ध्यान से तो देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दोनों सेम है, और जब दोनों सेम है तो इसको हम काट सकते हैं। क्यों, ये ऊपर अगर इधर करेंगे तो नीचे होगा, दोनों कट जाएगा। तो यहाँ से आपका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कट गया, तो यहाँ 1, 1 बचा। ये चीज़ ध्यान रखना आपको, 1, 1 बचा है। तो नीचे में लेकिन ये दोनों अभी बराबर नहीं है, ये हमको सिद्ध करके तब जाके जो है जो थेल्स प्रमेय में कहा गया ये दोनों पैरेलल, इसको हम दिखाएंगे। तो चलिए एक स्लाइड और लेते हैं, इसको फटाफट नोट कीजिए। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ जो है ये ऊपर वाला दोनों कट गया है, कट गया तो इसको हम लिखते हैं फिर से दोबारा। अब यहाँ से आपका जो है ऊपर में 1 बचा, नीचे में आपका ये बचा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और बराबर में है 1 बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल ये बचा है। अब इसको हम क्या करेंगे, उल्टा देते हैं, यानी जब उल्टाएंगे तो इधर अगर उल्टाएंगे तो इधर भी उल्टाना पड़ेगा और नीचे में बचेगा 1 नीचे में लिखो अथवा नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम उल्टा देंगे तो हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और ये बराबर होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब यहाँ एक थ्योरम हम फिर यूज करेंगे। कौन थ्योरम, तो जो थेल्स प्रमेय में प्रूव्ड करने के लिए लास्ट में हम लैंग्वेज लिखे थे कि अगर दो त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो और एक ही आधार पर हो तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हम थेल्स प्रमेय पर यूज किए। अब उसी का विपरीत वाला यूज कर लेंगे, चूँकि ये थेल्स का विपरीत है। क्या विपरीत वाला, कि अगर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो और दोनों एक ही आधार पर हो, दोनों जो है एक के समांतर रेखा के बीच स्थित होता है। आप देख सकते हैं त्रिभुज BDE ये वाला क्षेत्रफल त्रिभुज है और त्रिभुज DEC ये वाला त्रिभुज है, और दोनों को आप देखिए इसी आधार DE, इसी DE पर ये भी है
और इसी डी पर ये भी है, दोनों एक ही आधार पर है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। देख सकते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर आया त्रिभुज DE का DEC का क्षेत्रफल। और ऐसा तभी होगा जब दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होता है। तो उसी का उल्टा वाला है विलोम वाला। फिर से देखिए बगल में समझाते हैं। अगर मान लेते ये कोई आधार है इस और ये एक और समांतर रेखा इसके समांतर, तो इस तरह से मान लेते एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। अगर ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है, ये दोनों, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो निश्चित रूप से ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होता है। तो यहाँ से प्रूव्ड हो जाएगा ये दोनों समांतर है, अर्थात ये दोनों समांतर है, यही हमको प्रूव्ड करना है। तो यहाँ से लैंग्वेज हम लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC दोनों एक ही आधार पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल बराबर है। अगर एक ही आधार पर स्थित हो, क्षेत्रफल बराबर हो, तो इसीलिए हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज एक ही ऊंचाई कह सकते हैं या समांतर रेखा। तो दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होगा। ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित होगा। तब तो यहाँ से क्लियर हो गया ये BC जो है DE की क्या होगा, समांतर, या BC समांतर हो जाएगा DE। यहाँ से हम कह सकते हैं अतः BC के समांतर हो जाएगा DE, जो कि आपको प्रूव्ड करना है, और ये हो गया प्रूव्ड। यहाँ से आपको याद रखना है कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसमें एक रेखाखंड खींचा जाए जो सामने दोनों भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वो तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा, जो कि थेल्स प्रमेय के विलोम है। अब हम जो कह रहे हैं दूसरा जो विधि है, उस दूसरा विधि को देख लेते हैं, जो आपको बहुत आसान विधि है। ये तो बहुत लंबा हो गया, इससे बहुत आसान वो विधि है। तो फिर इसको क्यों बताएं? इसको बताने का एक ही मकसद है कि थेल्स प्रमेय अगर याद किए तो उसी के पैटर्न पर इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। बस लास्ट में थोड़ा सा ये याद रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम दूसरी विधि इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो ये थ्योरम 6.2 ही है और उसको हम एक दूसरी विधि से हल कर देते जो कि आपको बुक में दिया है, और ये वास्तव में बहुत शॉर्ट मेथड है, इसलिए आपको ये भी याद आसानी से हो जाएगा। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं एग्जाम में, जो आपको अच्छा लगे उसको हम बताएं थेल्स प्रमेय के आधार पर। अब इसका हम यूज करके, जो NCERT में आपको दिया है, इसका हम यूज करके भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये जो है उसी का, यानी कि थ्योरम जो है, थ्योरम 6.2 जो है देख रहे हैं, इसी का जो है ये हम दूसरी विधि ले रहे हैं सिद्ध करने में, दूसरी विधि। तो बेस्ट विधि ये भी है, देखते हैं। इसमें हम लिखें आपको कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, ये कि आप देख भी रहे हैं ABC एक त्रिभुज है। उसके बाद जो है जिसमें DE कह रहा है, एक इस प्रकार रेखा खींचा गया, ये DE जो देख रहे हैं इस प्रकार रेखा खींचा गया कि ये जो दोनों भुजा को काट रहा है वो इस प्रकार काटता है कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। ये आपको पहले ही दे दिया है। तो हमको सिद्ध करना है कि ये जो DE रेखाखंड है ये BC के क्या है, समांतर, अर्थात BC समांतर DE, ये सिद्ध करना है। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये DE जो है BC के समांतर नहीं है, सिद्ध करना है। हम उसका उल्टा मान लेंगे, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसको विपरीत मान के भी आप कर सकते हैं सिद्ध। हम मान लिए कि भाई ये DE जो है इसके समांतर नहीं है, तो हम क्या किए, एक रचना कर दिए कि BC समांतर DF खींचा। ये जो BC देख रहे हैं इसके समांतर DF खींचा। देखने से तो नहीं लग रहा है समांतर है, लेकिन मानना पड़ेगा,
अगर हम मान के चल रहे हैं कि समांतर है, बाद में अगर प्रूव्ड हो जाए कि नहीं ये गलत है, या फिर हम ये सिद्ध कर दें कि ये जो रेखाखंड है ये भी इसी पर है या ये इस पर है, तो फिर हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों जो है समांतर है। रचना में लिखे कि BC के समांतर DF खींचा जो AC को जो है F पर काटती है। तो ये हो गया आपका रचना, बहुत सिंपल में है। अब हम करते हैं इसको प्रूव्ड। तो कैसे करते प्रूव्ड, तो देखना ध्यान से आपको। पहले से क्वेश्चन में जो है दिया है या फिर त्रिभुज अगर बात करें ABC में अगर बात करें ये ABC में, तो DF समांतर है BC। ये जो DF देख रहे हैं, ये जो कि रचना में हम लिए हैं, DF जो है BC के समांतर है। और थेल्स पर में क्या कहता है कि कोई भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड शेष दोनों भुजा को एक के अनुपात में काटता है। ये थेल्स प्रमेय है, इसी का हम यूज करेंगे। जब ये दोनों समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा आपका, यानी दोनों भुजा एक के अनुपात होना चाहिए। AD बटे DB और ये बराबर होगा AF बटे में FC, AF बटे में FC। ऐसा क्यों, थेल्स पर में यही कहता है कि अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा जाए या रेखा खींचा जाए तो दो जगह जो काट रहे अन्य दो भुजाओं को वो एक ही अनुपात में काटेगा। तो लिख दिए। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। लेकिन आपको पहले से दिया है, क्या दिया है ये देखिए, यहाँ पहले से दिया है इस त्रिभुज में कि AD बटे DB बराबर है AE बटे में EC। ये हो गया, और ये दोनों बड़ा, ये पहले से दिया आपको। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। आप समीकरण 1 और 2 को देखिए ध्यान से। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो AD बटे DB बराबर हो गया। तो समीकरण 1 और 2 का जो है ये बायां पक्ष जो है ये आपका बराबर है, और कोई भी दो समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष उसका बराबर होगा। यहाँ से आपका ये और ये हो जाएगा बराबर। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो हो जाएगा आपका AF बटे में FC बराबर AE बटे में हो जाएगा EC। ये होगा आपका। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा एक स्टेप है। अगर वो स्टेप आप याद रखते हैं तो 100% ये आपको थ्योरम याद हो जाएगा। नहीं तो अक्सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अक्सर वो स्टेप की जगह ही भूल जाता है बच्चा। तो आपको वहाँ बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा और वो स्टेप को याद रखना पड़ेगा, तब जाके इस थ्योरम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम बोले, इसके बाद का जो स्टेप है वो स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद का जो स्टेप है, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे। और गणित का नियम है भाई, अगर दोनों इक्वल हो तो दोनों तरफ सेम प्रक्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो दोनों तरफ एक जोड़ देते, इधर भी और इधर भी। तो हो जाएगा आपका AF बटे में FC प्लस में 1 बराबर AE बटे में AC प्लस में 1। अगर ये स्टेप आप याद रखते हैं तो हद तक इसको पूरा कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ LCM ले लेंगे। LCM लेंगे तो आपका हो जाएगा FC। अरे नहीं, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 और FC का लघुत्तम FC। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 AF प्लस में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा FC। उसी तरह यहाँ भी LCM ले लेंगे तो हो जाएगा EC, और यहाँ हो जाएगा आपका AE प्लस में हो जाएगा EC। अब यहाँ से अगर देखा जाए ध्यान से, फिगर को देखें तो पता क्या चलता है, करें कि AF प्लस FC। अब देखो फिगर को, AF प्लस FC, यानी AF में अगर हम इस FC को जोड़ दें तो ये पूरा हो जाएगा, यानी AC क्या हो जाएगा, AC होगा। तो यहाँ ये दोनों मिल के आपका क्या हो गया, AC, और बटे में क्या है, FC बराबर, वहाँ उधर भी देखें AE प्लस में EC, तो AE यहाँ तक है प्लस में EC, तो ये दोनों को भी अगर ऐड कर दें तो ये आपका बन जाएगा AC।
ये हो गया AC और बटे में क्या है EC। अब यहाँ से देखो ध्यान से कि ऊपर में जो है AC है, तो AC का ज़माना भी चल गया भाई, इसको ख़त्म करो, ये AC समाप्त हो गया। तो क्या बचा, बच गया आपको 1 बटे FC और बराबर हो गया 1 बटे EC। और जैसा कि इससे पहले वाला में हम किए थे, इसको उल्टा दिए थे, तो उल्टा देते हैं इसको। यहाँ से अगर इसको उल्टा दें तो क्या होगा, यहाँ से आपको उल्टाने के बाद हो जाएगा FC बराबर में हो जाएगा EC। अब इसके बाद आपको समझना है क्या मैटर है, इसको हम पलटा दिए हैं। यहाँ आया आपका FC बराबर AC, फिगर को देखो, FC ये वाला हिस्सा है FC और ये कह रहा है बराबर है किसके, EC के, तो EC। आप ही लोग थोड़ा सा विचार कीजिए इस पर, कह रहे कि ये जो है ये बराबर है EC के, या ये कहें कि ये जो EC है बराबर है FC के। कभी नहीं होगा, फिगर में कोई भी देख के कह सकते ये हो ही नहीं सकता है। यानी कह रहे कि एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है, और ये आपका FC है और ये EC है और ये आपका FC है, और उसके मुताबिक कह रहे ये वाला जो हिस्सा है ये इसके बराबर है, कहीं से नहीं लग रहा है बराबर है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हम जानबूझ के माने थे कि ये समांतर है, ये नहीं है, हम जानबूझ के माने थे। तो जानबूझ के जब माने थे तो हमारा जो यहाँ जो निकला है इसके अनुसार ये गलत हो गया, और ये कह रहा है कि ये वाला हिस्सा और ये दोनों बराबर है। तो सोचो ये दोनों बराबर कब होगा, एक ही शर्त पर होगा, या तो F उठकर E पर आ जाएगा या फिर E उठकर F पर चल जाएगा। तो अगर ये F उठकर E पर आ जाएगा तो थोड़ा सा सोचो, ऐसे करके अगर इसको गिराएं तो यहाँ जब F उठकर अगर E पर आ गया तो ये DF बन जाएगा आपका DE, ये बन जाएगा। या ये कहें कि E उठकर अगर F पर चल गया तो DE बराबर हो जाएगा आपका DF। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ से आपको ये प्रूव्ड हो जाएगा कि दोनों रेखा एक ही है, ये अलग नहीं है। तो जब दोनों एक ही है तो सोचो हम माने कि DF समांतर है BC का, तो जब DF और DE बराबरे है तो DF के जगह हम DE लिख सकते हैं, और इस तरह से ये हो जाएगा सिद्ध। तो थोड़ा सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज हम लिख देते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि यह संभव नहीं है, ये जो आपको आया है ये संभव ही नहीं है। तो ये संभव कब होगा, तो हम बोलेंगे कि यह संभव तभी होगा जब E तथा F, अब दोनों जब एक ही जगह हो ना तो इसको कहते हैं संपाती, यानी एक के ऊपर दूसरा आ जाए तो इसको कहते हैं संपाती। तो जब E तथा F दोनों संपाती हो, संपाती का मतलब बोले कि दोनों एक ही स्थान पर होगा। तो जब दोनों एक ही स्थान पर होगा तब तो हम कह सकते हैं कि ये जो DF है वो किसके बराबर हो जाएगा, DE के। तब तो यहाँ से पता चल गया कि DF बराबर हो जाएगा DE। अब सोचो रचना से जो है, रचना से हमको यहाँ मालूम है कि BC समांतर है DF, तो रचना से जो है BC समांतर है DF, और जस्ट ऊपर में हम किए हैं DF बराबर DE। तब तो इसके जगह क्या कर सकते हैं, BC समांतर हो जाएगा DE। ये देखिए आप प्रूव्ड हो गया, आपको जो कह रहा था हमसे कह रहा है कि तब ये दोनों जो है समांतर होगा, और ये समांतर हो गया है। तो पहले जो विधि है पहला वाला उससे कहीं ये शॉर्ट है, बस थोड़ा सा वो यहाँ याद रखना, दोनों तरफ जो एक जोड़े उस स्टेप को याद रखना है, और थोड़ा सा ये लैंग्वेज, तो आप इस विधि का भी प्रयोग करके सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह से थेल्स प्रमेय का विलोम जो है वो आपको पूर्ण रूप से समाप्त होता है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 6.2 आ जाता है, और 6.2 पूर्ण रूप से
थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 पर आधारित है। इसलिए पहले आप ये दोनों थ्योरम को अच्छा से रिवाइज कीजिए, उसके बाद गारंटी लेते हैं कि आपको जो है उसमें एक्सरसाइज 6.2 में एक भी हिसाब बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके बाद वाला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।